नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां बजट आज आ चुका है। उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें कई तरह की घोषणाएं की गई है। उस घोषणाओं में देखने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को क्या मिला है और उस क्षेत्र को क्या मिला है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू। आइए उनसे बात करते हैं, वे इस बजट को लेकर क्या राय रखते हैं। सर, आज के बजट के बारे में आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? ईरानी जी, यह बजट जो है मोदी जी की सरकार के द्वितीय काल का अंतिम बजट है। दिखने में बहुत लोक लुभावना लगता है, पर ज़मीन पर इसकी हकीकत क्या है यह तो बहुत डिटेल में आप जब तक उसका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। पर जो पुराने बजट इनने, ये श्रीमती निर्मला सीतारमण का 5वां बजट है, पर जो पूर्व के 4 बजटों को हम देखें और उसके अंदर जिस तरह से घोषणाएं की थी उनने, जिस तरह से उनने विकास की बात की थी, जिस तरह से पर्सनल लाभ की बात की थी, तो वो ज़मीन पे कभी नहीं उतर पाया है। और उसका हम खुद हमारे क्षेत्र भुगत रहा है कि उनने जो घोषणाएं की थी, चाहे वो रेल संबंधी हो, चाहे यातायात संबंधी हो, चाहे हवाई सेवा संबंधित हो, अधोसंरचना की जितनी योजनाएं की घोषणा हुई है उसका क्षेत्र को लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा है और न आगे मिलने की संभावना है। एक बात जरूर है कि किसी बजट से ये 1 साल का लेखा जोखा होता है कि हम 1 साल के अंदर हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि आप अगले 25 साल की ओर देख के इस वर्ष का बजट बनाएंगे। आप भी अपने घर का बजट बनाते हैं तो आप एक महीने का 1 साल का बजट बनाते हैं कि आपको कितना खर्च आएगा और कितना खर्चा करना आएगा। इसके अंदर बजट के अंदर हर व्यक्ति 2 तरह से देखता है। एक तो इस बात का देखता है कि उसको व्यक्तिगत लाभ कितना मिल रहा है और उसको कितना अप्रत्यक्ष कर से देना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर से लाभ मिलेगा, और प्रत्यक्ष कर से कितना लाभ मिलेगा या कितनी छूट मिल रही है। और वहीं वो दूसरा ये देखता है कि बजट के अंदर जो लोक लुभावनी योजनाएं या जो विकास की योजनाएं, अधोसंरचना की योजनाएं जो होती हैं उन पर कितना धन आवंटित किया गया है विभिन्न विभागों को, और उनका लाभ उसके क्षेत्र में किस तरह से मिलना चाहिए और वो मिला कि नहीं मिला या आगे मिल पाएगा, यह बहुत बड़ा निर्भर करता है। सर, एक एक बिंदु पे बात करते हैं, 2-3 बातों पे आपसे। पहले रेलवे को लेते हैं। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ बजट का एलोकेशन किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो रेलवे की योजनाएं वर्षों पूर्व, मतलब 10 वर्ष से भी पूर्व जो स्वीकृत हो चुकी थी, वो धन के अभाव के कारण और बजट के अभाव के कारण आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। और जिसके लिए इन लोगों ने मतलब मोदी सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से यहाँ पर आके शिलान्यास किया, काम की शुरुआत की थी और कहा था कि हम इसको 2022 के अंदर पूरा कर देंगे, आज तक उस योजना, उस मार्ग के अंदर आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाए। ये बात जरूर है कि विगत वर्षों के अंदर जो इस बजट के अंदर रेलवे को 2.4 लाख रुपए का करोड़ का बजट दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रमुख मांग जो रही है वो आज से नहीं है, वर्षों से रही है, और जो यूपीए सरकार के समय घोषित हो चुकी थी, नीमच से रतलाम की ब्रॉडगेज लाइन को घोषित हुए, काम हुए, शुरू हुए, एक लंबा समय हो गया। अब जब तक उसके अंदर अगर बजट आवंटन नहीं हो पाएगा और तो ये कार्य हमको नहीं मिल पाएगा। और जब अगर ब्रॉडगेज लाइन नहीं आती है, दोहरीकरण लाइन नहीं आती है, मेरा मतलब दोहरीकरण लाइन से है कि अगर दोहरीकरण लाइन अगर नहीं आती है तो आप ये मान के चलिए कि जो सीतारमण जी ने घोषणा की है कि हम 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे, तो वो उस ट्रेन का लाभ हमारे संसदीय क्षेत्र को नहीं मिल पाएगा। कारण कि जब तक आपका दोहरीकरण नहीं होगा, अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का अपग्रेडेशन नहीं होगा, तब तक आपको उन ट्रेनों का यातायात विभाग का लाभ नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार से नीमच से
बड़ी सादरी रेल लाइन जो स्वीकृत हो चुकी है, उसका कार्य, उसमें भी धन के अभाव के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ये निर्भर करता है हमारे क्षेत्र के सांसद पर, क्योंकि पिछले 4 साल से रेलवे को लमसम अमाउंट दिया जाता है और वो अलग अलग रीजन के अंदर वो बांट देते हैं। अब उस पर ये निर्भर करता है राजनीतिक आधार पर कि आप उस बजट का कितना भाग क्षेत्र के लिए लेके आ सकते हो। सर, किसानों को क्या मिला? किसानों को लॉलीपॉप मिला कि हम आय दुगनी कर देंगे, हम आपके 10,000 वो खोल देंगे, सेंटर खोलेंगे, आपके मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और आपके ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे। ये काम तो पहले से चल रहा है, कहाँ इसके अंदर हुआ है? उनने लिखा कि हम गोडाउन बनाएंगे। तो ये चीज़ें आज की नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही हैं, पर किसान को इसके अंदर कोई लाभ नहीं मिला है। सर, महिलाओं के लिए एक सम्मान बॉन्ड योजना निकाली गई है, उस पर 7.5% ब्याज का प्रावधान किया गया है। देखिए, महिलाओं के लिए जो 2 लाख तक का बॉन्ड की जो योजना निकाली है, उसके अंदर अभी तक हमको योजना अच्छी है, पर यह नहीं मालूम है कि वो इनकम टैक्स के अंदर की छूट में आएगा कि नहीं आएगा। अगर इनकम टैक्स की छूट में आता है तब तो ठीक है कि भाई 2 लाख तक की योजना पे आपको इनकम टैक्स नहीं मिलेगा और एक तरह से इनकम टैक्स पेई को लाभ, महिला को लाभ मिलेगा। परंतु अगर वो इनकम टैक्स छूट के अंदर नहीं आती है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सर, इस क्षेत्र के व्यापारियों की बात करें या उद्योगपतियों की बात करें, इस बजट से उनको कितनी राहत मिलेगी? 42 कानूनों को समाप्त करने की बात की गई कारोबार को अच्छे से चलाने के लिए, तो 42 कानून समाप्त किए जाएंगे, यानी कारोबार को राहत देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, इनकम टैक्स रिबेट वाली जो बात है, उसमें भी 7 लाख तक का अमाउंट का स्लैब कर दिया गया है। देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए बात करते हैं तो औद्योगिक जो होना चाहिए वो हमारे क्षेत्र के अंदर उसका लाभ नहीं ले पाए, जबकि हमारे ही ज़िले के मंत्री एसएमएसी के मंत्री हैं और जितना अलोकेशन एसएमएसी के लिए हुआ है उतना अलोकेशन अभी तक कभी नहीं हुआ है। पर आप खुद देख लीजिए कि पिछले वर्ष भी इसी के अंदर बहुत पैसा मिला था और आज नीमच ज़िले में ये संसदीय क्षेत्र में कितनी यूनिट्स आई हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना प्रोडक्शन बाहर जा रहा है। तो ये केवल एक हवाई बातें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ एक और जो घोषणा की है, उनने कहा है कि हम 30 स्किल सेंटर खोले जाएंगे। स्किल सेंटर का मतलब है कि जहाँ हम युवाओं को तैयार करें और वो जाके बात करें। तो दिक्कत इस बात की है कि हमारे क्षेत्र के अंदर 3 मंत्री हैं संसदीय क्षेत्र के, उसके बाद भी ये बात पक्की है कि प्रदेश को 1 या 2 स्किल सेंटर मिलेंगे। पर क्या हमारे क्षेत्र के 3 मंत्री, जिसमें वित्त मंत्री भी हैं, क्या संसदीय क्षेत्र में एक भी स्किल सेंटर ला सकते हैं? उनको लाना चाहिए। अगर लाएंगे तब तो इस बजट का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उन्होंने घोषणा की है कि हम हर जो 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं उसके अंदर हम 157 आपके नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। संसदीय क्षेत्र के अंदर मंदसौर के अंदर सरकारी नर्सिंग कॉलेज है, पर नीमच के अंदर सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है। तो मेरा अनुरोध यही है कि अगर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है हमारे जनप्रतिनिधियों की, तो उस योजना का लाभ लेकर तुरंत उसका नीमच के अंदर नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृत करवा के बजट लाके कार्य शुरू करवा सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने एक घोषणा और की है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम 50 स्थान चिन्हित करेंगे। हमारा मंदसौर संसदीय क्षेत्र का पशुपतिनाथ, जो सबसे बड़ा एक तरह का मतलब पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है भगवान शंकर की, वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति में से कहा जाता है। उसी प्रकार से धर्मराजेश्वर, वहाँ का स्थान, कई पर्यटन के स्थान हमारे क्षेत्र के अंदर हैं। चाहे गांधी सागर देख लीजिए, तो क्या अभी तक तो ये लोग चिन्हित नहीं करवा पाए इन 50 जगहों के अंदर वो एक संसदीय क्षेत्र में चिन्हित करवा के पर्यटन को विकास दे पाएंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, महंगाई पर इस बजट से अंकुश लगेगा या महंगाई और बढ़ेगी? देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी, अंकुश नहीं लगने का सवाल नहीं है। कारण क्या है कि आप जिस तरह से लोगों के हर तरह की बात करते हैं, तो ये
महंगाई तो बढ़ना है, इस पर अंकुश तो कहीं नहीं लग सकता है। अंकुश लगाने की ऐसी उन्होंने कोई बात ही नहीं की है कि जिसके कारण महंगाई को, अगर महंगाई अंकुश लगाना होता तो सबसे पहली चीज़ बात तो आप पेट्रोल डीजल पे पैसा कम करते, जो जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की कीमत कम होती। केवल बातें करने से नहीं होता है कि आपने साहब महंगाई, सबसे बड़ा जो महंगाई का कारण होता है वो आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन के कारण है। उसी में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि वित्त मंत्री ने 100 लॉजिस्टिक हब के डेवलपमेंट करने की बात की है कि हमारे यहाँ है, बन रहा है, पर जहाँ तक मेरा अंदाज है कि इसके लिए जो दिल्ली मुंबई सुपर कॉरिडोर है वो उसका उपयोग हम लॉजिस्टिक हब के लिए हमारे संसदीय क्षेत्र में कर सकते हैं। पर क्या नीमच को, ये नीमच ज़िले को या मंदसौर को उस हब से जोड़ने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो सड़कें चाहिए, वो मिल पाएंगी? ये एक प्रश्न चिन्ह है। डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस बजट का जो लाभ है, यदि जो भी प्रावधान किए गए हैं इस बजट से जो लाभ व्यक्तिगत रूप से या क्षेत्र को मिलने चाहिए, विशेष रूप से क्षेत्र को मिलने चाहिए, क्षेत्र के विकास को नए आयाम मिलने चाहिए इस बजट से, उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की होगी कि हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उनकी जो इच्छा शक्ति है वो कितनी प्रबल है और वो इस बजट से इस क्षेत्र को कितना लाभ दिला सकते हैं। ये उनके कार्य करने की शैली के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।